आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 16 मई गुरुवार के मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू कुमार। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इससे बड़ा सवाल ये बनता जा रहा है कि हाईकमान सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ इंसाफ करे और कोई नाराज भी ना हो। तो फिलहाल रेस में आगे कौन है और किसकी दावेदारी मजबूत है, उस पर बात करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नजरिया कुछ बदलता सा नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की अपील को दोहराते हुए उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया है। वो ये कि वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती हैं, लेकिन किस शर्त पर ये बताएंगे और ये भी समझेंगे कि फॉर्मूला किसके लिए कितना फेयर है। और फिर बात होगी एक सरकारी आदेश की। कहा गया है कि सरकारी डॉक्टर सब जेनरिक दवाई ही मरीज की पर्ची पर लिखेंगे, नहीं तो दंड के भागी होंगे। हालांकि पहले भी ऐसे ऑर्डर आते रहे हैं, तो इस आदेश से जुड़े सभी पक्षों की बात को समझेंगे। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। डीके शिव कुमार आज सुबह दिल्ली होंगे रवाना। गांधी परिवार से करेंगे मुलाकात। प्रदर्शनकारी पहलवान अब राष्ट्रपति को सौंपेंगे पत्र। महिला पहलवानों को इंसाफ देने की मांग। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत। विलुप्पुरम में 9 और चेंगलपट्टू में 5 लोगों ने दम तोड़ा। FTII के स्टूडेंट्स अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। इंस्टीट्यूट ने एक छात्र को किया बाहर, वापस लेने की मांग पर अड़े स्टूडेंट। कांग्रेस अध्यक्ष को संगरूर कोर्ट का नोटिस। 100 करोड़ के मानहानि केस में 10 जुलाई को पेशी। सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे सीनियर जस्टिस शाह रिटायर। 4 साल में सुनाए 712 जजमेंट। गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे सचिन पायलट। 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। कर्नाटक में भले ही कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, लेकिन पार्टी अभी तक एक बड़ी दुविधा में फंसी है, और वो ये कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज तीसरा दिन है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। कल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने अपने अपने तरीके से अपनी दावेदारी रखी। सिद्धारमैया ने इंडिया टुडे से हुई बातचीत में कहा कि पार्टी के विधायक उन्हें ही अपना नेता मानते हैं, तो वहीं डीके शिव कुमार ने याद दिलाया कि वो पार्टी के बुरे वक्त में भी साथ थे। कल पार्टी हाईकमान की ओर से दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था। सिद्धारमैया पहुंचे भी, लेकिन डीके शिव कुमार पहले ना फिर हाँ फिर ना कह के दिल्ली जाने के प्लान को टाल गए। ये भी कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार अपनी शर्तों पर दिल्ली जाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। 2024 तक सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री, फिर शिव कुमार की बारी। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना भी एक ऑप्शन है, लेकिन किसी पर बात नहीं बन रही है। तो दोनों नेताओं की दावेदारी के आधार क्या हैं और उनके कंधों पर किनका हाथ है, इसे समझने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से। देखिए, अगर आप देखें कि दोनों डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया क्षेत्रीय शत्रप हैं। और डीके शिव कुमार लगातार कई दशकों से कांग्रेस में है। शुरुआत से ही उन्होंने सियासी जीवन की शुरुआत की कांग्रेस से। और डीके शिव कुमार लगभग 18 साल से कांग्रेस पार्टी में है। वो 5 साल पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं और कुरुबा समुदाय ने भी बहुत दमदार तरीके से उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। लगातार डीके जो सिद्धारमैया है वो ओबीसी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। अहिंदा जो पूरा कॉम्बिनेशन बना था उसको लेके उसकी पैरवी करते हुए और उसके मैस्कॉट रहे हैं सिद्धारमैया। उधर आप डीके शिव कुमार की बात करें तो कहा जा रहा है कि बड़ा लिंगायत तबका भी डीके शिव कुमार की वजह से पार्टी में आया। हालांकि वो वोकलिगा समाज से आते हैं और वोकलिगा मठ में भी उन्होंने कई जगह जाके दर्शन किए। वोकलिगा मठ के संतों ने भी उनको मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की। और अगर आप देखें तो जिस तरह से दलित समुदाय है, एक बड़ा तबका दलित समुदाय का कांग्रेस को वोट किया, उसी तरह से वोकलिगास ने भी कहा जा रहा है इस बारी जेडीएस से चिटक के एक भारी तादाद में कांग्रेस के पास आए। इससे पहले जेडीएस ने कांग्रेस का पारंपरिक वोकलिगा वोट बैंक ले रखा था। तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्रेडिट किया जा रहा है डीके शिव कुमार को। दोनों के अपने अपने जातीय सपोर्ट और समीकरण है, पर अंतोगत्वा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस
की ये जीत है और ये कांग्रेस के बैनर के तले इन दोनों नेताओं ने ये वोट बटोरे हैं या इतनी जीत हुई है। इसलिए इसको किसी एक नेता विशेष की एक जाति का समर्थन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मौसमी ये भी खबरें हैं कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं और डीके शिव कुमार को महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो इस पर कितनी क्लैरिटी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए ये खबर आ रही है कि अधिकतर विधायक चाहते हैं कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनाए जाएं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तमाम ऑब्जर्वर्स से भी हमने सवाल किया, ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे। हमें जो जानकारी मिल रही है कि अभी जो है 2 दिन का वक्त और लग सकता है, तो अपने आप में इसमें अभी समय लगेगा। पर जो सिद्धारमैया का कद काठ है, एक मास लीडर है और इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन जो है वो सिद्धारमैया के साथ है। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर विराम लगाते हुए कहा है कि कयासबाजी ना करी जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट थी वो सौंपी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और इसके अलावा कोई और ऑब्जर्वर्स के अलावा कोई और नहीं जानता कि कितनों ने किसको समर्थन दिया। और दोनों ही सिचुएशन में मौसमी एक नेता के नाराज होने का खतरा है, तो पार्टी इससे कैसे निपटने वाली है? अब तक क्या रुख जो है वो पार्टी ने अपनाया हुआ है? देखिए ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, पर जरूर पार्टी जो है कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले पे काम करेगी। दूसरा, पार्टी का भी रुख थोड़ा सख्त हुआ है। एक बहुत अच्छा भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है और कांग्रेस को लगता है कोई भी नेता अपनी ऐंठन दिखाए ये सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पंजे का जो पंजा था, जो कांग्रेस का सिंबल था, उसके तले जो है कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीते। तो पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का जो डिक्टेट है वो मानना पड़ेगा और ऐसे में किसी नेता के, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, पार्टी किसी भी नेता का नखरा नहीं उठाने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस सवाल का जवाब जानने के लिए जनता से लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आतुर हैं, उसमें अभी कुछ दिन का समय और लग सकता है, जैसा कि मौसमी ने बताया भी। तो अब देखना ये होगा कि पार्टी राज्य की लीडरशिप में कोई लड़ाई ना हो, उसके लिए किस तरह के कदम उठाती है। और कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का कद बढ़ा है। अब देश के 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 3 राज्यों में गठबंधन सरकार के साथी है। विपक्षी एकता की छाते के नीचे और पार्टी आए, इसके लिए लगातार कोशिशें भी जारी हैं। हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया राजनीतिक मुलाकातों को देखा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से उन्होंने भेंट की। कहीं सफलता के संकेत मिले तो कहीं निराशा। ये सवाल लगातार उठते रहे थे कि क्या कांग्रेस इन सभी पार्टियों को एक सूत्र में बांध पाने में सक्षम है? क्या सभी की महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक हित एक साथ रहकर साथ पाएंगे? इस बीच बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल खुद ही एक फॉर्मूला पेश कर दिया। So the strong party must be given priority, and wherever is the Congress strong in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. तो ममता की बात का सीधा मतलब ये है कि जहां कांग्रेस मजबूत है, क्षेत्रीय पार्टियां उसे वहां अपना समर्थन दे, और जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां कांग्रेस अपना समर्थन दे। तो ममता बनर्जी का ये फॉर्मूला इसके अलावा और क्या कहता है, इसे डिकोड करने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल से। कांग्रेस अगर ये सोचे कि कर्नाटक विजय प्राप्त किए हैं, इसके कारण पैन इंडियन पार्टी है, तो इसीलिए पूरी देश में लड़ेंगे और 500 सीट में कांग्रेस लड़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? तो ट्राइपार्टाइल फाइट हो जाएगा। मान लीजिए दिल्ली में 7 सीट है और जिसमें केजरीवाल 7 सीट में लड़ेंगे, तो कांग्रेस के साथ अगर वो अंडरस्टैंडिंग भी कांग्रेस करेंगे तो 2-3 सीट ही तो मिलेगा ना। 7 सीट में अगर कांग्रेस लड़ने का कोशिश करेंगे तो केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस भी फाइट होगा, तो बीजेपी विल बी द बेनिफिशियरी।
इसीलिए ममता बनर्जी का कहना है कि जहां जहां क्षेत्रीय दल का ताकत है वहां कांग्रेस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और जहां जिस पार्टी का सबसे ज्यादा मेजोरिटी है, ताकत है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता को हटाएंगे, और सीपीएम के साथ कांग्रेस के अंडरस्टैंडिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग लेके अगर लड़ेंगे तो भाजपा का तो बेनिफिट होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट भी अगर सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल में बांटा जाएगा तो आप बोलिए उसमें फायदा किसका होगा। इसीलिए ममता बनर्जी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहे हैं। जयंतो जी, ये बात तो ममता बनर्जी की ओर से कही गई, लेकिन क्या कांग्रेस इस बात से राजी होगी? कांग्रेस के लिए मुश्किल है राजी होना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस जीतने के बाद 2024 में लड़ाई और कॉम्प्लिकेटेड हो गया मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस में दो स्कूल ऑफ थॉट है। ये आज नहीं, पांचमारी कांग्रेस में जब सेशन हुआ था उस समय से मैं देख रहा हूं। एक तरफ कांग्रेस के एक सीरियस थॉट है कि कांग्रेस पूरी देश का पार्टी है, अगर कांग्रेस पूरी देश में नहीं लड़ेंगे, सिर्फ राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जहां जहां कांग्रेस बीजेपी ध्रुवीकरण है, कोई रीजनल पार्टी नहीं है, सिर्फ उसी राज्य में कांग्रेस लड़ेंगे, तो कांग्रेस का पैन इंडियन कैरेक्टर ही खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो इसीलिए हर जगह लड़ना चाहिए कांग्रेस को, ये एक मत है। लेकिन कांग्रेस में और एक मत है कि अभी वो कांग्रेस नहीं है, वो जमींदारी माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा और अभी क्षेत्रीय दल के साथ अंडरस्टैंडिंग करके ही करना है। अगर मोदी जी जैसे इतना मतलब सीरियस कंटेंडर है बीजेपी के जो अभी सिचुएशन है उससे लड़ने के लिए अभी अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है। ये दो अप्रोच है कांग्रेस में, जहां से कांग्रेस अभी तक कोई मतलब एक नतीजे में नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसीलिए ये आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि ममता जी जो भी प्रपोजल दे, अभी कांग्रेस के लिए उसको मान लेना इतना आसान नहीं है कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या हो सकता है जिस पर सब पार्टियां साथ मिलकर चल सकती हैं? बीच के रास्ता एक हो सकता है कि अगर दोनों तरफ से बैठ के, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, यूपी में अखिलेश के साथ बातचीत करने के लिए अगर अखिलेश और कांग्रेस दोनों में बातचीत किए हैं, अलायंस नहीं हुआ है, कोई यूपीए नहीं बन गया चुनाव के मतलब पहले ही फ्रंट नहीं बना, लेकिन जहां कांग्रेस के जो वीक जगह है वहां अखिलेश कैंडिडेट दिया, लेकिन जहां कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो कुछ जगह हैं जहां कांग्रेस लड़ेंगे, अखिलेश नहीं लड़ेंगे, तो एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, कोई फ्रंट नहीं, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन वीक कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट डिफरेंट तरीके से अगर लड़ने की कोशिश करेंगे, ये एक मिड टर्म फॉर्मूला, मिड टर्म मतलब सोल्यूशन करने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस करता है, जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस वीक है तो इसीलिए एनसीपी और उद्धव के साथ यही एडजस्टमेंट होता है। तो जो महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में संभव होता है वो क्यों नहीं यूपी और बिहार में क्यों नहीं होगा। ये एक मिड टर्म फॉर्मूला भी कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई क्रिस्टलाइज्ड फॉर्मूला नहीं है क्योंकि चर्चा ही शुरू नहीं हुआ। अभी कर्नाटका का मतलब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाने के बाद धीरे धीरे जब ये नीतीश कुमार भी मई महीने के अंत में पटना में कोशिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस और एक रैली वैली करने का, तो एक मोबिलाइजेशन का अगर सिलसिला दिखा जाएगा तब ये फॉर्मूला के ऊपर चर्चा भी शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयंतो जी। तो ममता बनर्जी का फॉर्मूला क्षेत्रीय पार्टियों के लिए तो फायदा का सौदा दिख रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस इसे मंजूर करेगी, ये बड़ा सवाल है 2024 के चुनाव से पहले। और अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। कोई भी आम नागरिक सरकारी हॉस्पिटल में इस उम्मीद से जाता है कि उसे सस्ता या मुफ्त इलाज मिल पाएगा, लेकिन जब सरकारी डॉक्टर मरीजों को ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं तो ये उनकी जेब पर असर डालता है। ऐसी दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती और अस्पताल से बाहर जाकर खरीदना महंगा सौदा है।
इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स को फटकार लगाई है। स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर जनरल ने सख्त आदेश जारी किया और कहा है कि अगर कोई भी डॉक्टर पर्ची में जेनरिक दवाइयां नहीं लिखेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आदेश में ये भी कहा है कि कुछ डॉक्टरों की ओर से ब्रांडेड दवाइयां लिखी जा रही हैं जो कि ठीक नहीं हैं। डॉक्टर्स मरीजों को जेनरिक दवाइयां जो हॉस्पिटल में उपलब्ध हो वही प्रिस्क्राइब करें। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसा पहले भी किया जा चुका है लेकिन कुछ सफलता मिली नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है, उसे समझने से पहले ये समझेंगे कि सरकार किन दवाइयों को जेनरिक दवाइयाँ मानती हैं। इसके लिए मैंने बात की उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज से। देखिए, दो तरह की दवाई है, एक तो ब्रांडेड दवाई है और एक जेनेरिक दवाई है ना। जेनेरिक दवाई का मतलब है कि हम सॉल्ट का नाम उसमें लिखें, जैसे पैरासीटामोल नाम से एक दवाई है फॉर एग्जांपल। तो पैरासीटामोल एक सॉल्ट है। अगर हम पैरासीटामोल लिखते हैं मरीज को तो जो भी सबसे सस्ती या क्वालिटी वाली दवाई अवेलेबल होगी वो लें। पर अगर हम पैरासीटामोल की जगह कोई स्पेसिफिक ब्रांड लिखते हैं जैसे क्रोसिन, डोलो एटसेट्रा, तो वो वही ब्रांड का दवाई पेशेंट को लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन, डायरेक्शंस, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन अपने डॉक्टर्स को काफी बार दिए हैं। काफी बार ये सर्कुलर्स निकले हैं कि केवल जेनरिक दवाइयां ही प्रिस्क्राइब हो, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांड ना लिखें डॉक्टर। सुचिन जी, जब पहले भी सरकार ये आदेश दे चुकी है, बावजूद इसके डॉक्टर्स जेनरिक दवाइयां ना लिखकर किसी ब्रांड की दवाई क्यों लिखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट तो काफी बार ये एडवाइजरी इशू कर चुकी है। काफी बार डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट भी की गई है, काफी बार इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। बट जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि अभी पूरे स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं होते। इसमें डॉक्टर्स का अपना आर्ग्यूमेंट है कि दे वांट क्वालिटी एश्योरेंस। उनको लगता है कि अगर ब्रांड लिखेंगे तो एक स्पेसिफिक क्वालिटी, स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ मेडिसिन मिलेगा। बट अगर नहीं लिखेंगे तो फिर डिस्पेंसिंग अथॉरिटी, जो फार्मासिस्ट हैं या केमिस्ट हैं, उनके पास फ्रीडम चली जाती है कि वो कोई भी अपनी मर्जी का ब्रांड दे सकते हैं जो शायद क्वालिटी ना हो, शायद वेल रेगुलेटेड कंपनी से ना हो, FDA अप्रूव्ड प्लांट में ना बना हो या WHO GMP अप्रूव्ड कंपनी से ना हो। तो डॉक्टर्स का अपना कंसर्न है इस बारे में और इस वजह से काफी बार ये आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं दोनों तरफ से। तो ये इश्यूज तो देखिए रहेंगे जब तक कि हम लोग एक क्वालिटी अश्योरेंस नहीं दे पाते डॉक्टर्स को कि जेनरिक दवाइयां और सेम क्वालिटी की हैं। और हम ये नहीं करते कि कोई भी दवाई अगर बन रही है तो किसी भी प्लांट में तो वो US FDA अप्रूवल के बराबर से अप्रूवल इंडियन गवर्नमेंट दे या WHO GMP से नीचे प्रोडक्शंस बंद करवा दे। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर्स की जो आपसी साठ-गांठ की भी बात कही जाती है, क्या किसी खास ब्रांड की दवाई लिखने में डॉक्टर्स के आर्थिक लाभ जो है वो निहित होते हैं? देखिए, इस वजह से भी गवर्नमेंट ने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का एंट्री भी बंद करने को कहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट दिखाते ही हैं, डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव्स देने की बात करते ही हैं। और कुछ डॉक्टर्स जो एथिकली प्रॉपरली नहीं फॉलो करते हैं चीजें, वो ये ले भी लेते हैं। बट एक ही ब्रश से सारे डॉक्टर्स को रंगना ठीक भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं वो एथिकल हैं, ऑनेस्ट हैं। तो सब डॉक्टर्स तो ये नहीं करते हैं, बट कुछ डॉक्टर्स में देखिए ये डेफिनेटली, जैसे कि हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो डॉक्टर्स में भी डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसेंटिव्स के लिए दवाई लिखते हैं या जिनकी कुछ साठगांठ होती है दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। बट ज्यादातर डॉक्टर्स देखिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे हैं वो तो खुद ही आप समझ सकते हैं कि दे आर नॉट वेरी मनी माइंडेड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं कर रहे हैं, लो सैलरीज पे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो उनके अंदर शायद इतनी मनी माइंडेडनेस ना हो। और इस तरह के फैसलों पर दवाई कंपनियां जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं? देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अपनी एडवोकेसी जरूर है। वो गवर्नमेंट से बात भी करते हैं कि भाई उनकी हाई क्वालिटी मेडिसिन हैं वो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को सब चीजों को देखना है, देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी है, अपना बजट भी देखना है, पेशेंट का वेलफेयर भी देखना है।
तो गवर्नमेंट का जो ये विश्वास है वो गलत भी नहीं है कि जेनरिक दवाइयां इक्वल क्वालिटी की हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया जेनरिक दवाइयां तो अमेरिका भी जाती हैं, यूरोप भी जाती हैं, अफ्रीका भी जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर और HIV से भी लड़ती हैं। तो कैपेबिलिटी और क्वालिटी है, तो गवर्नमेंट तो यही मानती है कि जब मुझे 1/10 प्राइस में कुछ चीज मिल रही है तो मैं 1 रुपए की चीज के लिए 10 रुपए क्यों दूं। तो उनका कहना ठीक है, बट उससे दवाई की कंपनियों को तो नुकसान डेफिनेटली होगा। अगर बड़ी से बड़ी इतनी बड़ी मार्केट उनकी चली जाएगी तो वो अपनी एडवोकेसी जरूर करेंगे, बट गवर्नमेंट ये पूरा उनकी बात मान लेगी अनलाइकली लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुरीन बजाज। और अब बारी है सुबह की अखबारों से अपडेट होने की। मेरे साथ सूरज कुमार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। खबर बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राजनीति में ना तस्वीरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी तस्वीरें आपका खेल पलट सकती हैं, फिर चाहे वो चुनाव हो, आप कोई पद लेना चाहते हो या फिर जनता का स्नेह प्राप्त करना चाहते हो, तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तस्वीर DK शिव कुमार की भी, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष की। वो बीमार चल रहे हैं, ड्रिप लगा हुआ है उनके हाथ में, प्रेशर उनका मेजर हो रहा है और ये तस्वीर दिल्ली गार्चिन में है। ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी कर्नाटक CM को लेकर DK शिव कुमार और सिद्धारमैया इन दोनों में भिड़ंत चल रही है। और मैं देख रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है और बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन है कि सिद्धा क्लोज टू फिनिश लाइन। सिद्धारमैया बहुत क्लोज हैं लाइन फिनिश करने के लिए। अब DK शिव कुमार ने अपना आखिरी पुश लगाया है कि हम जाके उस लाइन को पहले क्रॉस करें। ज्यादातर विधायक जो हैं वो सिद्धारमैया के पक्ष में है, ऐसा सिद्धारमैया साहब का कहना है। बाकी अखबारों का जो पहला पन्ना है वो भी इसी तरह की हेडलाइन से रंगा हुआ है। जैसे एशियन एज में आई है, सस्पेंशन कंटिन्यूज ओवर कर्नाटक CM। DK शिव कुमार कल दिल्ली नहीं आए, उसको लेकर एशियन एज ने अपनी बात रखी है। अच्छा, अगर मैं दूसरी खबर पे आऊँ तो मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान अखबार की एक स्टोरी है कि शहरों को नरक बना रहा नालों में फंसा लाखों टन का कचरा। तो एक अभियान है जो हिंदुस्तान अखबार चला रहा है और इसमें बताया गया है कि हर साल 17.5 लाख टन कचरा नालों में बहने के कारण बारिश में शहर को नरक बना देता है। और ये कचरा दिल्ली में सालाना निकलने वाले 40 लाख टन कूड़े का करीब आधा हिस्सा है। तो सोचिए कि आप जो नाले में कूड़ा डालते हैं वो आपके लिए ही आफत बन जाता है जब बारिश का मौसम आता है। एशियन एज में खबर एक राजस्थान से भी है कि कल सचिन पायलट की जो जन संघर्ष यात्रा थी उसका अंतिम दिन था। उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद से मोह नहीं है, मैं राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ। और ये भी बता रहा है कि अगर गहलोत एक्ट करने के लिए सक्षम नहीं दिखे तो लड़ाई और तेज होगी और हो सकता है कि सचिन पायलट अपनी एक नई पार्टी बनाने सोचे भी। तो ये बात की जा रही है राजस्थान से। जनसत्ता अखबार से ये खबर मैं सूरज आपको बता रही हूँ। खाद्य ईंधन की कीमतों में कमी से थोक महंगाई दर घट गई है। अप्रैल में ये घटकर 0.92% पर आ गई है। इससे पहले मार्च 2023 में ये जो रेट था वो 1.34% था। फरवरी 2023 की अगर हम बात करें तो ये रेट 3.85% था। तो ये लगातार 11वां महीना है जब होलसेल महंगाई जो है वो कम हुई है। जी खुशबू, और एक जनसत्ता की खबर है कि समीर वानखड़े की विदेश यात्राएं, कीमती घड़ियां सब जांच के दायरे में है। तो NCB के जो ये पूर्व अधिकारी हैं समीर वानखड़े, इस पे कल CBI ने ये भी कहा कि आर्यन खान को कथित तौर पर जो ड्रग्स मामले में फंसाया गया था उसको लेके कहा गया कि उन्हें नहीं फंसाने के लिए उन्होंने 25 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी शाहरुख खान से। तो ये बात दैनिक भास्कर पे मैं देख रहा हूँ। और एक स्टोरी है, हवाला से भेजे 17 करोड़ एक काबू। तो गोवा में आम आदमी पार्टी की जो धांधली को लेकर जांच चल रही है उस पर CBI ने ये बात कही है कि हवाला से 17 करोड़ भेजे और एक काबू। CBI को हवाला कारोबारी के WhatsApp चैट और रिकॉर्ड मिले हैं। और गोवा चुनाव में आपके लिए विज्ञापन अभियान जो चला रही थी चैरिट मीडिया, उसको जून 2021 और 2022 के बीच हवाला से समाचार चैनल के अधिकारी ने रुपए भेजे। वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान है खुशबू की, जहां कांग्रेस मजबूत वहां उसका समर्थन करेंगे। ये ममता बनर्जी का बयान है।
द डेली गार्डियन अखबार पर सूरज मणिपुर से जुड़ी मैं खबर देख रही हूँ। वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने एक डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जो 10 एमएलए ने उनके सामने रखी थी, जिसमें 7 जो हैं वो रूलिंग बीजेपी के ही हैं। इन्होंने इन 10 एमएलएज ने ये मांग की है कि जो कुकी समुदाय है मणिपुर का, उनके लिए एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन का इंतज़ाम किया जाए। इनका तर्क ये है कि ऐसा करने से जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है मणिपुर का वो सुरक्षित रहेगा। जी खुशबू, और अगर विदेशी खबरों पे आए तो मैं देख रहा हूँ कि न्यू मैक्सिको में मास शूटिंग हुई है और 3 लोग मारे गए हैं। इसमें 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो शूटर्स थे वो भी ढेर हो गए। इसके अलावा डॉन वेबसाइट की खबर ये है कि इमरान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने कल प्रदर्शन हुए। जज को पीछे के दरवाजे से निकलना पड़ा क्योंकि आगे के दरवाजे पे पूरे समर्थक का हुजूम था। वो लगातार कैंपस में घुस गए और इमरान खान की पत्नी को 23 मई तक जमानत मिल गई है। वहीं तुर्की से खबर ये है कि वहाँ 28 मई को दोबारा राष्ट्रपति चुनाव होंगे क्योंकि कल जो इलेक्शन हुआ उसमें किसी को बहुमत नहीं था। दोनों पार्टी जो थी उनको 50% से कम 50% से ज़्यादा वोट चाहिए, तो अब चुनाव भी हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन से खबर यह है कि यूक्रेन के पायलट्स को ब्रिटेन ट्रेनिंग देगा। ज़ेलेंस्की से 2 घंटे बातचीत के बाद सुनक का ये वादा है और रूस ने कहा है कि इससे जंग का जो नतीजा है वो नहीं बदलने वाला है। और अब आखिर में चलते चलते आपको बताते हैं 16 मई का इतिहास। तो 1929 में आज ही के दिन फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। पहली ऑस्कर सेरेमनी में जेनेथ गेनर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 1996 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और 13 दिन में ही गिर गई। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।